बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला। तो हमने गैस लॉ स्टार्ट किए हुए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड इन प्रीवियस लेक्चर हमने एवोगैड्रोस लॉ को डिस्कस किया। आज हम जो है अपना चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट गैस लॉ जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जी गे-लुसेक लॉ। ठीक है, इसके लिए सबसे अहम बात यह है कि इसका जो सबसे कॉमन नेम है वो इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअली, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ठीक है, ये इसका एक्चुअली कॉमन नेम इस्तेमाल किया जाता है। गे-लुसेक लॉ जो है ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे कि ये लॉ कहां से आया, किसने डिराइव किया। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ठीक है जी, फ्रेंच केमिस्ट, उनका नाम था हमारे पास जोसेफ गे-लुसेक। ठीक है, उन्होंने इस लॉ को डिस्कवर किया था और इस लॉ के अंदर उन्होंने प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप को बयान किया था। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट की कि ये लॉ आखिर कहता क्या है। ठीक है जी, स्टेटमेंट क्या है जी इस लॉ की। तो प्यारे बच्चों, बात को अच्छे से समझना है। जैसे हमने हर लॉ में पढ़ा, बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ा और उसमें दो चीजों को कांस्टेंट रखा, कौन सी, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। देन हमने चार्ल्स लॉ की बात की, उसमें हमने वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ा और उसमें हमने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखा, कांस्टेंट। देन हमने एवोगैड्रोस लॉ की बात की, उसके अंदर हमने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ा और उसमें हमने प्रेशर और टेम्परेचर को क्या रखा, कांस्टेंट। सेम इसी तरीके से इस लॉ में भी हम दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ेंगे और दो चीजें के बाकी क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी। ठीक है, अब अगर मैं इसमें बात करूं जो हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वेरिएबल्स, और दूसरे क्या है हमारे पास, कांस्टेंट्स। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्योंकि ये रिलेशनशिप हमें किसके दरमियान देता है, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान। ठीक है, तो प्रेशर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है ये वेरिएबल्स हैं, ये मतलब इनकी वैल्यूज तब्दील होती हैं, और कांस्टेंट जो होंगे वो हमारे पास वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स है। यानी अब ये लॉ कहता क्या है, देखना, वो कहता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट नंबर ऑफ गैस का जो प्रेशर है वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट में यहां लिख देता हूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ given amount of gas is directly proportional to its absolute temperature। तो ये प्यारे बच्चों लॉ है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, यानी गैस की जो अमाउंट है यानी नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, फिक्स्ड है। उसका जो हमारे पास क्या कहते हैं, वॉल्यूम है, सॉरी प्रेशर है, वो उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैथमेटिकली मैं अगर इसको लिखूं तो क्या होगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, ये है हमारे पास गैस गे-लुसेक लॉ। अब प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम इसको समझ लेते हैं कि आखिर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों है। यानी आपके ज़हन में सवाल आ रहा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर गैस का क्यों बढ़ रहा है, टेम्परेचर कम करने से गैस का प्रेशर क्यों कम होता है। तो इसका जवाब ये है, देखो हमने पढ़ रखा है, ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, स्पीड जितनी बढ़ेगी वो उतनी जोर से जाके टकराएंगे, और जितनी जोर से जाके टकराएंगे वो उतनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे, और फोर्स जितनी बढ़ती जाएगी, फोर्स पर यूनिट एरिया जितना बढ़ता जाएगा प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये मैं अगर सिंपल सी रिलेशनशिप की बात करूं, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उससे क्या होता है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है
वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ने से प्यारे बच्चों क्या होता है, उनकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल्स की स्पीड ज्यादा होगी, उनकी कोलिजन्स जो होंगी, आपने पढ़ रखा है, जब वो दीवार की कंटेनर की वॉल से जाके टकराते हैं, उसके स्पेसिफिक एरिया पे फोर्स लगाते हैं, दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो जब स्पीड बढ़ जाएगी, वो उतनी जोर से जाके टकराएगी और उतने ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो आप सिंपल सी एग्जांपल ले लो, कार एक्सीडेंट की बात कर लो, या किसी भी चीज की, जब कार फुल रफ्तार के साथ जाके किसी दूसरी हैवी व्हीकल के साथ टकराती है, तो ऐसा समझो उसका कुछ चुम्बड़ बन जाता है, उसके बदले कुछ भी नहीं रहता। ठीक है, और अगर स्लो स्पीड हो तो वो जाके टकराएगी तो वो इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगाती। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी स्पीड इंक्रीज होती है, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन स्पीड द व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट मोर फोर्स। ठीक है, ग्रेटर फोर्स, then this force per unit area is called pressure and pressure is also increased। ठीक है, तो ये बात है कि उसने बोला कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, कि टेम्परेचर को आपने किस में लेना है, केल्विन में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी अब हम कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, एक इक्वल का साइन और एक कांस्टेंट लगाऊंगा, जिसे बोलते हैं के क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक होगी बात। अब t इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो p बाय t इज इक्वल टू k। तो ये हमारे पास एक नई डेफिनेशन यहां से आ जाती है गैस मोज़ेक लॉ की, और वो डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों, कहता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस का प्रेशर और टेम्परेचर की रेशियो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास एक नई स्टेटमेंट आ जाती है यहाँ पर, वो मैं लिख लेता हूं। वो कहता है जी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, द रेशियो ऑफ pressure and temperature of a given amount of gas is a fixed quantity। ठीक है, fixed quantity। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर उस लिहाज से बढ़ता है कि उनकी रेशियो हमेशा क्या आती है, कांस्टेंट आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि P1 बाय T1 ये भी किसके इक्वल होगा, K के, और P2 बाय T2 ये भी किसके इक्वल होगा, K के। तो क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो मैं लिख सकता हूं P1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय T2। तो ये मेरे पास एक प्रेशर टेम्परेचर लॉ की एक न्यूमेरिकली इक्वेशन आ चुकी है, और ये आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मदद देगी। वो आपको प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल प्रेशर दे सकता है, और फाइनल टेम्परेचर पूछ सकता है। इसी तरीके से वो आपको इनिशियल प्रेशर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर देकर फाइनल प्रेशर पूछ सकता है। तो आपको ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में मदद देगा। तो ये थी हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर लॉ की क्या स्टेटमेंट, हिस्ट्री, और वो उसकी एक ये सेकंड स्टेटमेंट ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की जो प्रेशर और टेम्परेचर की रेशियो है वो क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। देन हम अब बात करते हैं दो तीन ग्राफ की, जो आपको एमसीक्यूज में पूछ सकता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एमडी कैट, टी कैट या पीपीएससी का एमसीक्यू बेस्ड, तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम उस जो है ग्राफ्स को डिस्कस करते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ्स की। ठीक है जी, तो जब मैं क्या कहते हैं ग्राफ बनाता हूं प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान, ठीक है, ये मेरे पास आ गया ग्राफ। ठीक है, ये मेरे पास है प्रेशर जो राइट साइड पे इंक्रीज कर रहा है, और ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो ऊपर की जानिब इंक्रीज कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, जब मैं प्रेशर को एक्स एक्सिस पे और टेम्परेचर को वाई एक्सिस पे आप चेंज भी कर सकते हैं, प्रेशर को इधर ले लो, टेम्परेचर को इधर ले लो। तो जब आप प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ बनाते हो, कब, जब गिवन अमाउंट ऑफ गैस क्या हो, कांस्टेंट हो, और वॉल्यूम भी गैस का क्या हो, कांस्टेंट हो। तो जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है, और इस स्ट्रेट लाइन को प्यारे बच्चों बोलते हैं आइसोकोर। ठीक है, आइसोचोर कह लो आप, हैं जो आपका दिल करे। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग याद रखने हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, और कोर का मतलब होता है वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जितने भी एक्सपेरिमेंट उसने किए, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई। ठीक है, तो इस पूरी स्ट्रेट लाइन पे जो वॉल्यूम है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी सेम है।
इसलिए इस जो हमारे पास ये जो ग्राफ आया है इसे क्या बोलते हैं, आइसोकोड। ठीक होगी बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप बेशक यहाँ पे पॉइंट्स लगा लो, 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट। आप देखो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू इतनी है तो टेम्परेचर की वैल्यू इतनी है। इस पॉइंट पे बात करूं तो प्रेशर जो है वो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर गया है, तो टेम्परेचर भी आप देखो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर गया है। तो ये बात हमें साबित कर रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हो टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, कि वो आपसे एमसीक्यूज कैसे पूछ सकता है। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, वो आपको ऐसे ग्राफ दे देता है जी, इधर आ गया प्रेशर, इधर आ गया टेम्परेचर, ठीक है, और ग्राफ में आपको 3 स्ट्रेट लाइंस दे देता है, 1 2 और ये 3, ठीक है। इस पे लिखता है वॉल्यूम 1, इस पे लिखता है वॉल्यूम 2, इस पे लिखता है वॉल्यूम 3, और आपको 2 ऑप्शन देता है, बताओ वॉल्यूम V1 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 3, या फिर ऑप्शन बी है वॉल्यूम 1 इज स्मॉलर देन वॉल्यूम 2 इज स्मॉलर देन वॉल्यूम 3। बताओ जी इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सेम वही मेथोडोलॉजी आपने अप्लाई करनी है, क्या कि एक चीज को जो है सेम कर लो और दूसरी चीज को मेजरमेंट से हम अपनी जनरल गैस इक्वेशन या जो पुराने लॉज हमने पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करके हम अपना रिलेशन निकालेंगे। देखो मैं क्या करता हूं, प्रेशर को सेम रख लेता हूं, ठीक है, ये 1 पॉइंट इस पर, ये 1 पॉइंट इस पर और ये 1 पॉइंट इस पर, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों मैंने जो प्रेशर था वो क्या रख लिया, सेम, ठीक है। अब बात करो टेम्परेचर की, तो इस पर जो हमारे पास टेम्परेचर है वो यहाँ है, इस पर जो हमारे पास टेम्परेचर है यहाँ है, और इस पर टेम्परेचर जो है हमारे पास यहाँ है, ठीक है। यानी ये आ गया आपका T1, ये T2 और ये T3, ठीक है। अब आपको पता है टेम्परेचर की वैल्यू ऊपर की जानिब बढ़ रही है, यानी T1 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, फिर T2 है, फिर T3, यानी T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। यहां तक बात क्लियर हो गई। यानी T1 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, उसके बाद T2 और सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है, T3 का। और अब जानते हो आपने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या आप चार्ल्स लॉ में पढ़ के आए हो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या आप इसको PV इज इक्वल टू nRT जनरल गैस इक्वेशन से भी निकाल सकते हो। देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन आएगा, डायरेक्ट। क्लियर है बात। यानी जहां टेम्परेचर ज्यादा वहां वॉल्यूम भी ज्यादा, और जहां टेम्परेचर कम वहां पर वॉल्यूम भी कम। अब क्योंकि T1 जो है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, इसका मतलब वॉल्यूम 1 भी क्या है, सबसे ज्यादा। यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम 1 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 2 इज ग्रेटर देन वॉल्यूम 3। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास क्या आएगा, करेक्ट। समझ आ गई बात की। तो जहां टेम्परेचर ज्यादा इट्स मीन वहां पर वॉल्यूम ज्यादा, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम 1 सबसे ज्यादा होगा, यानी इस पूरी कर पे तमाम एक्सपेरिमेंट्स पे वॉल्यूम 1 जो है वैसे तो वो सेम था, इस पे V2 सेम रहा, इस पे V3 कांस्टेंट रहा, लेकिन अगर हम इन तीनों के कंपैरिजन की बात करें कौन सा ग्रेटर वॉल्यूम है कौन सा स्मॉलर, तो V1 जो है वो ग्रेटर है, V2 जो है उससे कम है, और V3 सबसे स्मॉल वॉल्यूम आएगा। आप इसको ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, प्रेशर से निकालना चाहो तो। चलो मैं आपको वो भी समझा देता हूं। तो इसको हम कैसे करेंगे जी, ये मेरे पास ग्राफ है, इधर है प्रेशर और इधर क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मेरे पास 3 कर्व है जी, ये 1 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, ठीक है। अब मैंने पहले क्या किया था, प्रेशर को सेम लेके टेम्परेचर से मेजरमेंट की थी। अब मैं टेम्परेचर को सेम करके प्रेशर से मेजरमेंट लेता हूं। देखना ये जी टेम्परेचर मैंने इस पे यहाँ पे ले लिया, इस पे यहाँ पे ले लिया और इस पे यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो टेम्परेचर तीनों कर्व पे मैंने क्या कर दिया, सेम। क्लियर होगी बात प्यारे बच्चों। अब देखना क्या करते हैं, हम प्रेशर देखते हैं। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो यहाँ है, इस पॉइंट का प्रेशर यहाँ आएगा और इस पॉइंट का प्रेशर यहाँ, ठीक है। ये इधर आ गया, इधर और ये इधर, ठीक है। ये है हमारे पास P1, ये है P2 और ये है P3, ठीक है। और प्रेशर की वैल्यू राइट साइड पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब देखना क्या होता है, तो यहां देखो P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1, यानी P1 सबसे छोटा प्रेशर है, फिर उसके बाद P2 उससे बड़ा और P3
उससे बड़ा। क्लियर है बात। अब हमने क्या बताना है कि वॉल्यूम इनमें से कौन सा ग्रेटर है, ये कौन सा आपके पास इनमें से कौन सा जो है जो तरतीब है वो ठीक है। ठीक है, अब देखना प्रेशर जो है ये वाला बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा। और आपने बॉयल्स लॉ में ये पढ़ा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप पढ़ के आए हो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेंपरेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट। ठीक है, इसके अलावा आप PV इज इक्वल टू nRT से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये प्रेशर इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आप ये रिलेशन भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे मर्जी निकाल लो। बॉयल्स लॉ में भी हमने पढ़ा प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जहां प्रेशर ज्यादा वहां वॉल्यूम कम। समझ आ गई बात की? इसका मतलब P3 जो सबसे ज्यादा है, यानी इसका जो वॉल्यूम 3 है वो क्या होगा सबसे कम, उसके बाद V2 और उसके बाद V1। यानी देखो P3 पे यानी इस पर इस कर्व पे प्रेशर सबसे ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम सबसे कम है, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो P3 का प्रेशर सबसे ज्यादा तो इसका वॉल्यूम सबसे कम, तो V3 सबसे कम, फिर V2 और V1 जो है इस पे क्योंकि प्रेशर सबसे कम है इसका मतलब इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, तो V1 जो है सबसे ग्रेटर, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। तो आप किसी भी तरीके से इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। बेशक आप प्रेशर को कांस्टेंट सेम लेकर टेम्परेचर से मेजरमेंट ले लो, या बेशक आप टेम्परेचर को सेम रख के प्रेशर से मेजरमेंट ले लो, तो आप जैसे भी मेजरमेंट लोगे आंसर आपके पास यही आएगा। शर्त ये है कि एक्सिस आपने सेम रखे हो। अगर आप प्रेशर को इधर शिफ्ट कर दो टेम्परेचर को इधर, तो फिर जो है आंसर की तरतीब वो है जो वो रिवर्स हो जाएगी। समझ आएगी बात की? तो ये था प्यारे बच्चों आपका गेल-लुज़ेक लॉ, जो हमें ये बताता है कि प्रेशर और टेम्परेचर क्या होते हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को क्या रखा जाता है कांस्टेंट, और टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है। इसकी अगर मैं आपको कॉमन एग्जांपल से समझाऊं तो देखो जो आपका जो आप देखते हो बाजू का सड़क पे किसी रिक्शे वगैरह का गर्मी में जो है टायर फट जाता है, तो टायर के अंदर हवा है, हवा जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, उसका एक प्रेशर है, मेजरमेंट ली जाती है। जब आप देखते हो हवा भरवाई जाती है तो प्रेशर उसका मेजर किया जाता है। अब गर्मियों में क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से अंदर जो टायर में गैस है, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी कोलिजन्स क्या होंगी, फास्ट होंगी, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी और उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है, हद से तजावुज कर जाता है, तो वो टायर जो है बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से सिलेंडर की एग्जांपल लें, घरों में या बाजू का CNG वाली गाड़ियां जो है, इसमें सिलेंडर में क्या है, गैस है, गैस का वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है सिलेंडर की बाज के ऊपर। ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है, बाजू का बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनकी स्पीड बढ़ती है, जिससे वो ज्यादा फोर्स से टकराते हैं और ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और जब एक प्रेशर हद से ज्यादा तजावुज करता है तो वो सिलेंडर भी है जो फट जाता है। ठीक है, तो ये आपको कॉमन एग्जांपल इसकी देखने को मिलेंगी। आई होप आपको ये लॉ क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आई या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।